हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और आज इस लेक्चर के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो सेल है उसके आउटर कवरिंग जो है, ठीक है, अ थिन लेयर कवर अ सेल एंड होल्ड द साइटोप्लाज्म, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है जो साइटोप्लाज्म को क्या करती है? होल्ड रखती है। अगर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किसी रीज़न से ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या होगा? जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितने भी सेल ऑर्गेन्स है, वो क्या होंगे? जो फिक्स थे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर थे, वो सब क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल क्या हो गई? डेड हो गई, सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सेल के अंदर कोई किसी भी न्यूट्रिशन को जाना, किसी भी न्यूट्रिएंट का जाना, गैसेस से एक्सचेंज, ठीक है, वेस्ट का बाहर निकलना, ये सब कंट्रोल कौन करता है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, इन्होंने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मॉडल के थ्रू उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस मॉडल की बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं समझा देता हूँ क्या है। ये जो मैंने पोर्शन बनाया है, एक्चुअली में सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन फोस्फोलिपिड, फोस्फोरस प्लस लिपिड का बना हुआ। ठीक है, कंबाइनली एक ये क्या है? एक कंपाउंड है फोस्फोलिपिड, फोस्फोरस प्लस लिपिड का बना हुआ। लिपिड का एक टाइप ऑफ फैट होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड की क्या होती है? बाइलेयर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फोस्फोलिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब फोस्फोलिपिड की दो लेयर की बनी हुई क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसको मैं इधर बना देता हूँ। ये पोर्शन तो शो करता है फोस्फेट को, फोस्फोरस को, फोस्फो, और ये वाला लिपिड को। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कौन सा हो गया? फोस्फोलिपिड। दूसरा ये मॉलिक्यूल हो गया फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फोस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर। समझ में आ गया ये चीज? इसके अलावा इन्हीं लिपिड्स के अंदर, इन्हीं फोस्फोलिपिड के अंदर क्या होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? पाए जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन फोस्फोलिपिड्स के बीच में पाए जाते हैं। तो हमें ये जो लॉन्ग प्रोटीन दिख रहे हैं जो पूरी लेयर के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है इनको बोलेंगे अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायग्राम दिया गया, किसने, सिंगर निकोलसन ने, जिसको क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारा जो है वो एक्चुअली में किसमें एम्बेडेड है, इसके चार तरफ, इसके अंदर सारा क्या है, फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड के अंदर ही डायग्राम, ये सारे फाइबर्स, ये फोस्फोलिपिड वगैरह, ये सब किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर ही है। ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको नाम दिया गया। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इंट्रिंसिक, पूरे इन लेयर्स के अंदर पूरे अच्छी तरह से क्या हुआ, एम्बेडेड प्रोटीन जो होते हैं उनको इंट्रिंसिक बोलेंगे, जो सरफेस पे उनको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की मिलकर बनी होती है, लेकिन मेन जो हमें याद रखना है, उसकी क्या याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है। ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। अब हम फंक्शन की इसकी बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक वर्ड हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। इसके अलावा परमिएबल होता है, नॉन परमिएबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें समझना है। नॉन परमिएबल का मतलब तो ये हो गया कि जिसके अंदर से कोई सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं आ सकता, ठीक है। परमिएबल जिसके अंदर, अच्छा, दो तरह के सब्सटेंस की हम यहाँ बात करेंगे, एक तो सोलवेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सोल्यूट, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिनके अंदर सोलेंट एंड सोल्यूट दोनों ही क्या करते हैं, उसके अंदर से क्रॉस कर जाएं, तो उसको बोलेंगे परमिएबल। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो सोलवेंट एंड सोल्यूट दोनों के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके बाद मैंने बोला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि जो सोलवेंट को तो क्या कर दें, परमिशन दे दे, सोलवेंट को तो क्या कर दे, परमिशन दे दे, ठीक है, सॉरी, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों को, सोलवेंट को तो परमिशन देते, लेकिन सोल्यूट को क्या कर दे, मना कर दे कि भाई तुम नहीं जा सकते मुझ में से। सेमी परमिएबल का मतलब ओनली, सेमी का मतलब ओनली सोलवेंट के लिए ही क्या होती है, परमिएबल। नॉन परमिएबल ना तो सोलवेंट के लिए ना सोल्यूट के लिए। परमिएबल सोल्यूट सोलवेंट दोनों के लिए क्या होती है, परमिशन होती है कि वो उसमें से क्रॉस कर सकती है। और सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो गया, ओनली सोलवेंट को ही परमिशन मिलती है कि वो उसमें से क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, किस में से, मेम्ब्रेन में से। और एक मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। चौथी कौन सी हो गई, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ हम बात करेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सॉल्वेंट तो इसके अंदर से जा सकता है आराम से, ठीक है, सॉल्वेंट तो आराम से इसके अंदर से जा सकता है, लेकिन सोल्यूट भी इसके अंदर से जा सकते हैं, लेकिन कैसे, सेलेक्ट जो इसने सेलेक्ट किए हैं, जो जिन सोल्यूट को इसने सेलेक्ट किया है वही सोल्यूट इसके अंदर से परमिएबल हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट तो पूरी तरह से जा सकते हैं, लेकिन सोल्यूट जो है वो इसकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से फंक्शन करती है। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन करने का तरीका ये है कि ये दो प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, फंक्शन करती है, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दो प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, फंक्शन करती है। मतलब कि इसके अंदर से जाने वाले सब्सटेंस को सब्सटेंस जो है दो प्रोसेस के थ्रू एंटर कर सकते हैं, या
बाहर आना है तो उस प्रोसेस के थ्रू बाहर आ सकते हैं। तो उन प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा इसका, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, किस तरह से ये फंक्शन करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिक दो प्रोसेस का यूज़ करती है फंक्शन करने के लिए। पहला डिफ्यूज़न और सेकंड है ऑस्मोसिस। ठीक है, पहला है डिफ्यूज़न, दूसरा है ऑस्मोसिस। और ये दोनों जो हैं वो किस में आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, और एक बोल सकते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों वर्ड्स भी हम समझेंगे, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है, when molecule moves from higher concentration to lower concentration। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और कब तक मूव करते हैं, तब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ अब होगा क्या, जहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, जिधर कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, और इधर कितने हैं, 5। तो जब तक कि दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए, दोनों तरफ मॉलिक्यूल इक्वल ना हो जाए, जब तक क्या होता रहेगा, डिफ्यूजन होता रहेगा। तो इधर 12 इधर 5 है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या हो जाए, जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे, जब तक मॉलिक्यूल का मूवमेंट चलता रहेगा। सिंपल सा इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे किसी भी, हमारे पास एक बीकर है, इसमें वाटर ले लिया हमने, इसमें हमने क्या डाल दी, एक इंक डाल दी, इंक की क्या डाल दी, ड्रॉप डाल दी, इंक डाल दी। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा वाटर कैसा हो गया, ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इंक डाली थी तो इंक की जो ड्रॉप थी उसके अंदर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी इंक के मॉलिक्यूल्स की, लेकिन जब डिफ्यूजन हुआ तो इंक के मॉलिक्यूल इक्वली पूरे वाटर के अंदर क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। और फिर जब हमने देखा तो पूरा वाटर जो है एक जैसा हमें दिखाई दिया, ब्लू। और जब तक पूरा वाटर ब्लू, जब तक कि पूरा डिफ्यूजन नहीं हो जाता, तब तक कि हमें पूरा वाटर ब्लू नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पर क्या रिलेशन आ गया डिफ्यूजन का। जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीजन लेने का मतलब है कि बाहर पूरा इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है कंपेरिजन टू इनटू द हमारी आर बॉडी। हमारी बॉडी के कंपेरिजन में बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ बाहर से हमने कहाँ लिए, बॉडी के अंदर ले लिए। अब इन मॉलिक्यूल्स को कहाँ जाना है, सेल्स के अंदर जाना है। और सेल के अंदर मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम। तो सेल के बाहर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और सेल के अंदर क्या है, कम। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर। कौन से प्रोसेस के थ्रू गए, डिफ्यूजन के थ्रू।
अब यहाँ पे सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया। अब सेल जब ऑक्सीजन लेती है तो उस ऑक्सीजन का क्या करती है, यूज़ करती है। ठीक है, सेल जब ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन का यूज़ करती है। कौन सी प्रोसेस करती है सेल ऑक्सीजन का यूज़ करके, रेस्पिरेशन, और क्या बनाती है, फूड बनाती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, सेल ऑक्सीजन का यूज़ करके प्लस फूड का यूज़ करके, ऑक्सीजन प्लस फूड को मिला के उसका यूज़ करके ऑक्सीडेशन करके क्या बनाती है, फूड बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का यूज़ करके सेल फूड बनाएगी और अनदर गैस जिसको हम बोलते हैं CO2 वो क्या कर देगी, रिलीज। अब धीरे धीरे सेल के अंदर क्या बढ़ जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब सेल रेस्पिरेशन करेगी तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो CO2 कहाँ जाएगी, सेल के बाहर। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन सेल के बाहर ज़्यादा था तो कहाँ गया, अंदर। जब सेल ने रेस्पिरेशन किया CO2 बढ़ गया तो CO2 कहाँ गया, बाहर। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो गैसेस एक्सचेंज करती है, CO2 ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, वो कौन से थ्रू करती है, डिफ्यूजन के थ्रू करती है। समझ में आ गया ये चीज़, डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस भी एक तरह का क्या है, डिफ्यूजन ही है। ठीक है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, बट डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस जब हम डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे तो ओनली किसकी बात करेंगे, लिक्विड की, और मेनली किसकी बात करेंगे, वाटर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, एक चीज बीच में आ गई, कौन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, मूवमेंट किसका, वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वहाँ पर मेम्ब्रेन का कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं थी जिसके थ्रू क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मूव कर रहा था, और वहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, ओनली सॉल्वेंट, और उसमें भी कौन, किसकी बात करेंगे अपन, वाटर की। तो सॉल्वेंट जब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसा होगा कि जो भी न्यूट्रिशन आएगा, जो भी वाटर वगैरह या कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह आता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आता है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ बाहर लिक्विड ज़्यादा होगा। ठीक है, बाहर लिक्विड ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू द सेल, तो ये लिक्विड कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा। ये सॉल्वेंट कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, और इसी लिक्विड के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कुछ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इस न्यूट्रिएंट के साथ सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालती है। इन दोनों प्रोसेस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रोसेस जिसको करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, तो इस तरह की प्रोसेस कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी की करेंसी होती है। एटीपी हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है वो किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो अगर प्रोसेस को करने के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर प्रोसेस को करने के लिए एटीपी या एनर्जी की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मैंने बोला सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी, और उनको भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिफरेंट फंक्शन करती है, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, वो किस तरह से फंक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है जिसमें हम कुछ सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, और किस तरह से सेल इन सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करती है और सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इन सॉल्यूशन के अंदर, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सेल की स्ट्रक्चर का डायग्राम पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डायग्राम को बार बार बनाइए, बेसिक डायग्राम है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जो पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।